जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में बात करेंगे और ये जो हमारा होने वाला है ये पार्ट थर्ड है दोस्तों। यानी गुप्त डायनेस्टी या फिर गुप्ता वंश के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बात हम लोग कर रहे हैं पार्ट थर्ड, यानी ये थर्ड सेशन है। इसके पहले 2 सेशन मैंने करवा रखा है, तो आप अगर उसको नहीं देखें तो उसको जाके देख लेंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि समुद्रगुप्त का जो शासन पीरियड था उसके द्वारा क्या क्या किए गए और कैसे कैसे युद्ध को जीते गए, दक्षिणापथ के युद्ध को जीते गए, आर्यावर्त के युद्धों को जीते गए और राजाओं को हरा करके उसने यानी उसको भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। उसको दर्जा दिया गया भारत का नेपोलियन। डॉक्टर स्मिथ ने उसको भारत का नेपोलियन कहा था। तो आज हम लोग बात करेंगे कि समुद्रगुप्त के बाद जो राजा बनता है उसका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। लेकिन किसी किसी किताब में दोस्तों समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय यानी इन दोनों के बीच में एक राजा का भी नाम मिलता है, तो उसके बारे में भी हम लोग को थोड़ा सा बात करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों कि समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त, यानी अगर हम बात करें समुद्रगुप्त और बात करेंगे चंद्रगुप्त सेकंड, तो इन दोनों के बीच में एक राजा हुआ था जिसका नाम आता है रामगुप्त दोस्तों। ये जो रामगुप्त था दोस्तों, इसकी जानकारी यानी अगर हम बात करें इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो इसकी जानकारी हमें बुक से प्राप्त होती है। और ये जो बुक है वो कौन सा बुक है, तो विशाख दत्त का देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त का जो बुक है देवी चंद्रगुप्तम, इसमें बताया गया है कि जो है समुद्रगुप्त, उसके बाद जो अगला शासन हुआ था यानी शासक जो बना था उसका नाम रामगुप्त आता है। और आगे विशाख दत्त के बाद बाणभट्ट का जो बुक है, बाणभट्ट इसके बुक में भी बाणभट्ट का जो बुक है हर्षचरित, इसमें भी दोस्तों बताया गया है। तो इसके बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए कि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच में रामगुप्त का नाम आता है, इसकी जानकारी हमें किस बुक से प्राप्त होती है, तो पहला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है देवी चंद्रगुप्तम और दूसरा है हर्षचरित्र। और ये हर्षचरित्र बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था और देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो समुद्रगुप्त ये छोटा सा शासन पीरियड होगा, तो इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है। समुद्रगुप्त के बाद डायरेक्टली चंद्रगुप्त द्वितीय को मान लिया जाता है। तो इसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। अगर बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी अब हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात करेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात करेंगे दोस्तों। जैसे सभी राजाओं ने, इसके पीछे के जितने भी राजाओं थे उन सभी ने अपना अपना उपाधि ग्रहण किया था, धारण किया था। तो ये भी अपना एक उपाधि धारण करेगा। यानी अगर इसकी उपाधि की अगर बात की जाए तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय न, इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। विक्रमादित्य अगर बोला जाए कि गुप्त वंश का वह शासक, वह प्रथम शासक जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था, वो शासक कौन है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। और अगर चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नामों के बारे में अगर बात करें, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम, चंद्रगुप्त सेकंड के अन्य नाम, तो इसके और भी बहुत सारे नाम हैं, तो उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। जिसमें आपका
देवश्री। दूसरा अगर बात किया जाए तो देवगुप्त, देवगुप्त। तीसरा बात करेंगे तो देवराज। और इसकी उपाधि के बारे में अगर बात करें, यानी मैंने आपको बताया कि चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि विक्रमादित्य था और इसके अन्य नाम देवश्री, देवगुप्त, देवराज थे और इसने उपाधि विक्रमादित्य रखा था। और भी उपाधि इसने रखा था जिसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। तो अन्य उपाधि में अगर बात करें तो विक्रम, विक्रम उपाधि था। विक्रमादित्य यहाँ लिखे हैं तो यहाँ भी लिख देंगे विक्रमादित्य, विक्रम, विक्रमादित्य। नरेंद्र चंद्र, नरेंद्र, नरेंद्र चंद्र। फिर उसके बाद आता है आपका श्री विक्रम, श्री विक्रम, श्री विक्रम। उसके बाद आएगा आपका विक्रमांक। और लास्ट जो आपका आएगा वो परम भागवत, यानी लास्ट जो विक्रमांक और लास्ट आएगा परम भागवत। ये जो है इसकी उपाधि हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा नाम चंद्रगुप्त द्वितीय का नहीं है और यहाँ पे आपका नाम दे देगा देवश्री, देवराज, देवगुप्त और एक आ जाएगा समुद्रगुप्त, तो आप समुद्रगुप्त को हटा देंगे क्योंकि ये सब जो नाम है वो चंद्रगुप्त द्वितीय का है। या फिर आपसे एग्जाम में पूछा जाए इनमें से कोई एक दे देगा और चंद्रगुप्त द्वितीय का इनमें से कौन सा नाम है, या फिर उपाधि के बारे में भी बात कर सकता है कि इनमें से कौन सी उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय की है। तो याद कर लेंगे विक्रम, विक्रमादित्य, नरेंद्र चंद्र, श्री विक्रम, विक्रमांक और परम भागवत। ये इम्पॉर्टेंट है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन याद आप अगर सबको कर लेते हैं तो आपके लिए आसानी हो जाएगी और काफ़ी मतलब हेल्प करेगा आपका। तो उपाधि और इसके अन्य नामों के बारे में हम लोगों ने यहाँ तक बात किया। और अगर बात करेंगे शकों के दमन, यानी शकों को जब इसने हराया था चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा, शकों को हराया गया था, शकों का दमन किया गया था। और शकों के दमन के लिए दोस्तों, शकों के दमन के लिए इसकी जो उपाधि थी, यानी दमन के बाद इसको एक उपाधि प्राप्त हुआ जिसको कहा जाता है आपका साकार, यानी इसकी जो उपाधि मिली इसको सकारा भी कहा जाता है, सकारा। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, सकारा भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त सेकंड को उपाधि बोल सकते हैं या फिर सकारा भी कहा जाता है, कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है? शकों के दमन के कारण इसे सकारा भी कहा जाता है, चंद्रगुप्त सेकंड को कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए होंगे। तो आगे बात करते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा, यानी चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा, चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा दोस्तों रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया जाता है। शक जो शासक है, शक शासक रुद्र सिंह, यानी उसका जो नाम है रुद्र सिंह तृतीय, इसको पराजित किया जाता है, किसके द्वारा? चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा पराजित किया जाता है रुद्र सिंह तृतीय को। और रुद्र सिंह तृतीय जो था वो शासक था, शक शासक था। शक शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा इसको युद्ध में हरा दिया जाता है। और इसको हराने के बाद इसके द्वारा बात करें तो चांदी के सिक्के
चलाए जाते हैं, चलाए जाते हैं। हमने क्या बोला कि चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि विक्रमादित्य और इसके अन्य नाम और अन्य उपाधि के बारे में बात की, और चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा शक शासक रुद्र सिंह तृतीय, ये तृतीय है, 3 है, 1 2 3, रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया जाता है और इसके द्वारा चांदी के सिक्के को चलाया जाता है। दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम गुप्त वंश का प्रथम राजा या फिर सम्राट जिसके द्वारा चांदी के सिक्के चलाए गए, तो उसका नाम जो आएगा आपका वो आएगा चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा प्रथम बार यानी शुरू में चांदी के सिक्के चलाए गए थे, यानी चांदी के सिक्के की शुरुआत चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा किया गया था गुप्त वंश में। आगे अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो राजधानी थी, यानी इसकी जो राजधानी, इसकी प्रथम जो राजधानी थी वो थी आपकी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र इसकी प्रथम राजधानी था। और इसकी जो द्वितीय राजधानी थी, द्वितीय राजधानी उसका नाम उज्जैन था। उज्जैन जो था इसकी दूसरी राजधानी थी। तो प्रथम राजधानी की अगर बात करेगा तो आप पाटलिपुत्र, और दूसरी राजधानी अगर क्वेश्चन में आ जाए तो वो जो था आपका उज्जैन था। आगे हम लोग बात करेंगे गुप्त वंश, यानी अगर गुप्त वंश के शासक जो अभी है वो चंद्रगुप्त सेकंड है। और अगर उधर हम लोग बात करें कि कुबेर नागा, यानी अगर बात करेंगे नागवंश के बारे में, नागवंश के बारे में बात करेंगे तो कुबेर नागा कौन है? तो यहाँ की राजकुमारी नागवंश जो है दोस्तों, वहाँ की जो राजकुमारी है उसका नाम है कुबेर नागा। और ये चंद्रगुप्त सेकंड और कुबेर नागा का क्या होता है? तो विवाह हो जाता है, यानी गुप्त वंश का जो है संबंध अब नागवंश के साथ जुड़ जाता है। और दोस्तों चंद्रगुप्त सेकंड का विवाह कुबेर नागा के साथ कर दिया जाता है। और उसके बाद दोस्तों अगर बात करें तो इनकी एक पुत्री होती है जिसका नाम होता है प्रभावती गुप्त। इनके विवाह के बाद इनकी एक पुत्री होती है। तो पुत्री की अगर बात करें तो पुत्री का जो नाम आता है प्रभावती गुप्त, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट नाम है। चंद्रगुप्त सेकंड की जो पुत्री थी उसका नाम आता है प्रभावती गुप्त। आगे हम लोग बात करेंगे कि प्रभावती गुप्त का विवाह जो है वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर दिया जाता है। वाकाटक नरेश के साथ, यानी अगर हम बात करें वाकाटक के रुद्रसेन द्वितीय के साथ विवाह इनकी कर दी जाती है। तो आगे हम लोग बात करेंगे ऊपर में। तो चलिए आगे बात करते हैं कि प्रभावती गुप्त का जो विवाह है, बात करेंगे कि प्रभावती गुप्त का विवाह दोस्तों किसके साथ होता है? तो वाकाटक के जो नरेश होते हैं जिसका नाम होता है दोस्तों रुद्रसेन द्वितीय, यानी वाकाटक जो नरेश है इनका नाम है रुद्रसेन द्वितीय। तो इसके साथ प्रभावती गुप्त का विवाह कर दिया जाता है। और अभी हमने बताया कि प्रभावती गुप्त जो है वो चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी है, यानी गुप्त वंश और
वाकाटक वंश दोनों के बीच संबंध बन जाता है तथा नागवंश और वाकाटक वंश के बीच भी संबंध बनता है। नागवंश कैसे? क्योंकि चंद्रगुप्त सेकंड ने नागवंश की पुत्री यानी वहाँ की राजकुमारी के साथ विवाह किया और उसी की पुत्री, इन दोनों की पुत्री प्रभावती गुप्त, तो इन दोनों का वंश के साथ इसके वंश का संबंध स्थापित हो जाता है। तो वाकाटक इनके जो है संबंधी बन जाते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे अगर बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हमें जो जानकारी प्राप्त होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से अभिलेख और स्तंभ लेख से हमें चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यानी अगर बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय की जानकारी के बारे में अगर हम बात करेंगे कि इसकी जानकारी हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, तो सबसे पहले अगर प्रथम के बारे में अगर हम बात करें तो गढ़वा अभिलेख, इससे हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और दूसरा अगर बात करेंगे तो दिल्ली का जो महरौली में जो लौह स्तंभ है दोस्तों, स्तंभ लेख, उससे भी इसकी जानकारी प्राप्त होती है। और अगर तीसरा बात करेंगे तो उदयगिरी गुहा लेख। और अगर चौथा नंबर अगर हम बात करें तो मथुरा अभिलेख। और पांचवा अगर बात करेंगे तो आपका आएगा सांची का जो अभिलेख है उसके द्वारा। इन सभी के द्वारा अगर हम बात करें दोस्तों तो चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में जानकारी प्राप्त मिलती है, यानी जानकारी प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी हमें गढ़वा अभिलेख, दिल्ली का महरौली लौह स्तंभ, महरौली जो है दिल्ली में है जहाँ पे कुतुब मीनार बनाया गया है और कुतुब मीनार परिसर में ही लौह स्तंभ स्थापित है, तो लौह स्तंभ लेख से भी ये पता चलता है। और उदयगिरी गुहा लेख और मथुरा अभिलेख और फिर सांची अभिलेख, सांची जो है वो एमपी में यानी मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि चंद्रगुप्त सेकंड की जानकारी हमें किन किन अभिलेखों से प्राप्त होती है। तो यहाँ पे जो अभिलेख 5 प्रकार के जो अभिलेख लिखे हैं आप इसको याद करने का प्रयास करेंगे। आगे हम लोग बात करेंगे कि जो चीनी यात्री यानी फाहियान जो था, अगर हम यहाँ पे लिखें कि चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत की यात्रा की थी। भारत की यात्रा किया था। यानी ये जो फाहियान था चीनी यात्री, ये चंद्रगुप्त सेकंड के शासन काल यानी इसी के शासन पीरियड के समय भारत की यात्रा किया था। लेकिन दोस्तों फाहियान के द्वारा इसे राजा या फिर सम्राट नहीं बताया गया है, लेकिन इसके द्वारा सम्राट नहीं बोला गया है, तो इसे भी लिख देते हैं। लेकिन फाहियान के द्वारा इसे शासक या राजा नहीं बताया गया है, शासक या राजा नहीं बताया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है कि चीनी यात्री फाहियान जो है वो किसके शासनकाल यानी भारत में किसका शासनकाल था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के समय भारत की यात्रा किया था, लेकिन फाहियान के द्वारा इसे शासक या राजा नहीं बताया गया है। तो आगे हम लोग अब बात करेंगे कि चंद्रगुप्त के दरबार में 9 रत्न यानी 9 विद्वान होते थे, उनके नाम कौन कौन से थे और कौन कौन वे विद्वान थे यानी 9 रत्न थे
जो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहते थे, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, जिसमें कालिदास का भी नाम आता है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसे मिटा करके नौ रत्न के बारे में हम लोग बात करते हैं दोस्तों। तो हमने अभी आपको बताया कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न यानी चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में 9 विद्वान या फिर 9 रत्न मौजूद थे। और ये 9 रत्न कौन कौन थे, इनके नाम आज हम लोग बात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। तो इनमें 9 जो विद्वान थे यानी 9 रत्न थे, उनका नाम हम लोग को याद करना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, तो याद करेंगे हम लोग उसको। तो प्रथम जो नाम आता है, प्रथम वो थे कालिदास। बहुत ही फेमस नाम है दोस्तों कालिदास का, कालिदास। नेक्स्ट अगर बात करें तो वराहमिहिर, प्रथम हमने बात किया कालिदास, और द्वितीय वराहमिहिर, और अगर तृतीय की बात करेंगे तो वररुचि जो थे वो तृतीय, यानी 3 हमने बात किया, कालिदास, वराहमिहिर, वररुचि। और चौथा जो है दोस्तों काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट है, चौथा जो है वो है आपका धन्वंतरी। और चौथा 5वां जो आएगा आपको वो होगा शंकु, यानी शंकु होगा। और छठा जो है आपका दोस्तों, तो हम लोगों ने दोस्तों बात किया कि पहला जो थे वो कालिदास, दूसरा थे वराहमिहिर, तीसरा थे वररुचि, और चौथा थे धन्वंतरी, और 5वां थे शंकु। यानी 5 हम लोगों ने कवर किया, और छठा, 7वां, 8वां, 9वां। यानी छठा का अगर बात करें तो वेताल भट्ट इनका नाम आता है, वेताल भट्ट। और 7वां जो नाम है वो है घटकरपर। और 8वां जो नाम है आपका अमर सिंह। और लास्ट जो आपका नाम आएगा वो छपर्णक, यानी कि छनपक आपका नाम आता है। तो बात करेंगे छनपक नहीं, छपनक नाम आता है दोस्तों, छपनक। अभी मैंने आपको बताया कि जो चंद्रगुप्त का जो दरबार था उसमें 9 रत्न यानी 9 विद्वान रहते थे, जिनमें कालिदास, वराहमिहिर, वररुचि, धन्वंतरी, शंकु, वेताल भट्ट, घटकरपर, अमर सिंह, छपनक थे। फिर से बोलेंगे, कालिदास, वराहमिहिर, वररुचि, धन्वंतरी, शंकु। कालिदास, वराहमिहिर, वररुचि, धन्वंतरी, शंकु। और वेताल भट्ट, घटकरपर, अमर सिंह, छपनक। वेताल भट्ट, घटकरपर, अमर सिंह, छपनक। तो ये 9 रत्न यानी 9 विद्वान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। और अगर कालिदास के बारे में इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो कालिदास, वराहमिहिर, धन्वंतरी, और अगर बात करें तो शंकु। कुछ इम्पोर्टेंट नाम है, लेकिन नाम अगर सबका याद हो तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करेंगे कालिदास के बारे में, तो कालिदास को दोस्तों क्या किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना दूत बना करके कालिदास को चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना राजदूत बनाकर
बनाकर कुंतल नरेश के पास भेजा था। क्वेश्चन आए कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुंतल नरेश के पास अपने किस 9 रत्नों में से एक विद्वान को भेजा था, तो वो थे कालिदास। यानी कालिदास को चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना राजदूत बनाकर कुंतल नरेश के पास भेजा था। तो आगे हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में, और आगे जो हम लोग बात करेंगे कुमार गुप्त के बारे में बात करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो श्रीगुप्त के बारे में बात किए, उसके बाद घटोत्कच के बारे में बात किए, उसके बाद हम लोगों ने चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में बात किए, और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो महान शासक समुद्रगुप्त के बारे में बात की, और समुद्रगुप्त के बाद जो शासक आया है वो चंद्रगुप्त द्वितीय, और अगला जो शासक के बारे में बात करेंगे वो आपका आएगा कुमारगुप्त, और कुमारगुप्त के बाद हम लोग कुमारगुप्त महेंद्र सेकंड के बारे में बात करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन भी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू। और अगर आप लोग स्टैटिक जीके से रिलेटेड कुछ पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी सिलेबस हमने कंप्लीट करने वाले हैं, मतलब अपलोड करेंगे इस पर, आप लोग देखिएगा, और उसके बाद अच्छा लगे तो उसको भी लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और उसमें 30 से 40 टॉपिक्स के बारे में हम लोग कवर करेंगे, तो उस टॉपिक्स को भी देखना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू।